अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपकी मेज़बान फातिमा तो ज़हरा और आप देख रहे हैं पासबान इस्लाम। नाजरीन, डोनाल्ड ट्रंप वाज़ेह कह चुके हैं कि वाइट हाउस पर हमले का ईरान के साथ कोई ताल्लुक नहीं है, लेकिन कुछ मीडिया हॉक से समझते हैं कि वाइट हाउस पर हमला डिस्ट्रैक्शन स्ट्रेटजी है ताकि अमरीकी मीडिया के संडे एडिशंस में वाइट हाउस पर हमले की सनसनीखेज खबर हेडलाइन बने। और विटकॉफ और जेरेड कुशनर के दौरा इस्लामाबाद की मनसूखी और ईरान डील में एक और तातुल की खबर लो प्रोफाइल रहे। ईरान अमरीका मुआहदे में नाकामी पर कार्नेगी एंडोवमेंट फॉर इंटरनेशनल पीस जैसे थिंक टैंक्स इसे मैनेज कॉन्फ्लिक्ट कह रहे हैं, यानी ये जंग से ज़्यादा कारोबार है। अमरीका का असला बिक रहा है और क्रूड ऑयल महंगा फरोख्त हो रहा है, जबकि ईरान को इलाकाई बर्तरी मिल रही है। ईरानी इनकलाबी रिजीम फिर से मुल्क में ताकत हासिल कर रही है, अवामी हिमायत मिल रही है, खित्ते में पोजीशन मुस्तहकम हो रही है और स्ट्रेटेजिक बर्तरी का बोनस अलग से है। क्या वाकई ऐसा है या इसकी वजह कुछ और है? ईरानी नैयाद अमरीकी स्कॉलर ट्रीटा पारसी ट्रंप की सोशल मीडिया सिफारतकारी को तातुल का जिम्मेदार ठहराते हैं। उनका इशारा उन बयानात की जानिब है जो हर कुछ देर के बाद बिल्कुल तब्दील हो जाते हैं। अमरीकी खारिजा पॉलिसी के साबिक मुशीर प्रोफेसर वलीद नसर एतमाद के फुकदान को अमरीका ईरान तातुल की वजह समझते हैं, जबकि अमरीका ईरान के दरमियान क्या पक रहा है, बीच की कहानी आखिर क्या है, ये जानेंगे साबिक सफीर इमरान अली से। इमरान साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सबसे पहले तो ये कहिएगा कि ट्रंप ने विटकॉफ और जेरेड कुशनर को ईरान से मजीद मुज़ाकरात के लिए इस्लामाबाद जाने से रोक दिया है। क्या ये हकीकी डेडलॉक है या पस पर्दा मजीद पेशरफ के लिए बैकडोर चैनल खुलने का इशारा समझा जाए इसे? नहीं यार, कोई डेडलॉक नहीं है। ये जब ईरानी उनका इंतजार नहीं कर रहे थे तो वो उनको भेज के क्या करते? इसमें अमेरिका का तो कोई कसूर नहीं है। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर चले गए, सुना वो वापस आ रहे हैं, तो ये दोनों भी आ जाएंगे। ये भी कहेगा इमरान साहब, क्या आइंदा दिनों में ईरान अमेरिका मुज़ाकरात की मजीद कोई कोशिश कामयाब हो सकेगी या जंग भी नहीं होगी और अमन मुआहदा भी नहीं, तनाज़ा इसी तरह से बस कंटिन्यू रहेगा? तीनों चीज़ों के चांसेस हैं। अगर अमेरिका किसी प्रेशर में आके या उनकी चॉइस हुई जंग करने की तो वो जंग भी कर सकते हैं। चांसेस इसके कम है, 10% हैं। 50% चांसेस हैं कि जंग बंदी कायम रहेगी और तकरीबन 40-50% चांसेस ये भी हैं कि दोनों के दरमियान अमन मुआहदा हो जाएगा। अगर इस राउंड में न हुआ तो अगले में हो जाएगा। उनके दरमियान मुआहदा होना कोई ऐसी मुश्किल बात नहीं है। इमरान साहब, ये भी फरमाएगा कि अब्बास अरागची ने दौरा इस्लामाबाद पर कहा है कि पाकिस्तानी क़यादत को मुज़ाकरात के हवाले से ईरान के उसूली मौक़िफ़ से आगाह कर दिया गया है। अरागची साहब के इस बयान की सिफारती ज़ुबान में क्या तशरीह करेंगे आप? किसी सिफारती ज़ुबान की ज़रूरत नहीं जी। वो ये कहते हैं कि जब तक ब्लॉकेट ख़त्म नहीं होगा हम बात नहीं करेंगे। ये उनका उसूली मौक़िफ़ है। उसके अलावा वो ये समझते हैं कि अमेरिका जब पहले राउंड में आया था तो तकरीबन मुज़ाकरात कामयाब हो रहे थे, तो बीच में छोड़ के किसी और प्रेशर की वजह से अमेरिका चला गया। तो वो ये आपको बता रहे हैं कि हमारी ये शर्त है, हम आपके पास आए हैं, एक कागज़ है जिस पे अमेरिका और ईरान दोनों निगोशिएट कर रहे हैं। ईरान ने अपना मौक़िफ़ भेज दिया जिस पे ट्रंप ने कहा है कि बहुत अच्छी चीज़ें भेजी हैं लेकिन अभी भी हम मुतमईन नहीं हैं। तो इसका मतलब है कि प्रोग्रेस हो रही है, लेकिन वो बात करने पे तब तैयार होंगे अगर आपने हुर्मुज़ की ब्लॉकेट अमेरिका छोड़ेगा तो। बिल्कुल ठीक। इमरान साहब, ये भी कहिएगा, अगर हम ईरान की बात करते हैं तो ईरान एटमी अफजूदगी की सलाहियत को अपना हक समझता है, मिसाइल प्रोग्राम को अपनी रेड लाइन कहता है, जबकि जंग से पहले हमने देखा था कि ओमान मुज़ाकरात में ईरान काफ़ी हद तक स्टेप डाउन होने के लिए तैयार था। क्या वजह है कि जंग से पहले कंप्रोमाइज्ड ईरान जंग के बाद बराबर की टक्कर देने लगा है? उसकी वजह यह है कि ईरान का नुकसान बहुत हुआ है। उनके ऊपर 40 दिन बमबारी होती रही है जिसका उनके पास कोई जवाब नहीं था। उनके तमाम मिलिट्री मराकज़ तबाह हो गए, हज़ारों लोग शहीद हो गए, इवन स्कूल्स को भी नहीं छोड़ा। तो अब वो ये कहते हैं कि जंग से पहले तो हम अमन के लिए कर रहे थे ना, जब आपने अमन का ही रास्ता ख़त्म कर दिया। और ये जो ओमान में ताल्लुकात थे ये धोखा था अमेरिका का, और बाकी बेसिकली पीछे इजराइल था। वो सिर्फ उनको लगा रहे थे और उन पर अटैक करना था। इसीलिए ईरान अब बहुत ख़ाइफ है बहुत ज़्यादा बातचीत करने के, ऑल्दो पाकिस्तान के का बरादर मुल्क है, लेकिन वो समझता है कि उसके साथ कभी दोबारा धोखा ना हो जाए।
सही। जब हम आलमी मीडिया की बात करते हैं इमरान साहब, तो आलमी मीडिया और तजियाकार ईरान अमेरिका तनाज़े के हल में सदर ट्रंप की मुतज़ाद बयानबाजी को बड़ी रुकावट समझते हैं। दूसरी जानिब ये भी हम देख रहे हैं कि यही जो बदलते बयानात हैं क्रूड ऑयल मार्केट और स्टॉक एक्सचेंज का बैरोमीटर बन चुके हैं। क्या ये सब कुछ इत्तफाकिया है या अमरीकी कॉरपोरेट की सोची समझी स्कीम? ये स्कीम हो सकती है, क्योंकि जब वो अच्छा कोई बयान देते हैं तो उनको पता है कि तेल की कीमतें नीचे चली जाएंगी। उसके बाद जब वो सख्त बयान देते हैं तो कमोडिटीज़ की कीमतें ऊपर चली जाती हैं। तो ये जो बड़ा जिस तरह आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कॉरपोरेट का, ये बिल्कुल इसमें मुनाफा कर सकते हैं। और लेकिन ये करना मकसद नहीं है। जो ट्रंप साहब के मुतज़ाद बयानात हैं, वो उनकी शख्सियत ऐसी है कि वो किसी चीज़ पे कंसिस्टेंट नहीं रहते और उसको तब्दील करते रहते हैं। ठीक है इमरान साहब, जब हम पाकिस्तान के किरदार की बात करते हैं तो इस तमाम कशीदगी में पाकिस्तान के लिए मुज़ाकरात में फ़रीक़ैन के दरमियान तवाज़ुन बरकरार रखना सबसे मुश्किल टास्क बन चुका है। सवाल अब यहाँ पर यह बनता है कि दोनों फ़रीक़ैन का एतमाद बहाल रखने में अब तक पाकिस्तान किस हद तक आपको कामयाब दिखाई दे रहा है? पाकिस्तान ने बहुत कोशिशें की हैं, एक हद से ज़्यादा चले गए हैं। ईरान को एयरफोर्स की तहवील में लेके आते हैं, एयरफोर्स की तहवील में छोड़ के आते हैं। एक जो पाकिस्तान के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं वो ईरान जाते हैं वॉर के दौरान, 3 दिन रात वहाँ रहते हैं, वापस आते हैं। अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, उनको बताते हैं कि क्या है। तो पाकिस्तान ने सब कुछ कर लिया, लेकिन ये सही है कि इन दोनों ममालिक के आपस के तनाज़ात इतने सख्त हैं कि ये आसानी से पूरे नहीं हो सकते। आबनाए हुर्मुज़ की इमरान साहब अगर हम बात करें तो माशी शारक कहा जाता है, इससे क्या लग रहा है आपको? आबनाए हुर्मुज़ अमरीकी दबाव पर खुलेगी या ईरान की मर्जी से? और अरब ममालिक अगर हम बात करें, ईरान की साबित शुदा स्ट्रेटेजिक बर्तरी को वो कैसे लेंगे? अरब ममालिक को तो जी कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा किसी ना किसी फॉर्म में। वो उनका मसला है, करते हैं नहीं करते, कोई बेवकूफ़ी करते हैं यूएई की तरह, ये उनका मसला है। आबनाए हुर्मुज़ उस वक्त खुलेगी जब नेवल ब्लॉकेड ख़त्म होगा। ये रेसिप्रोकल चीज़ें होंगी और हो सकता है अगले 1-1.5 हफ्ते में, उससे भी पहले ये हो जाए। एक को ब्लॉकेड ख़त्म करनी पड़ेगी। ईरान आबनाए हुर्मुज़ खोल तो देगा, लेकिन वो ओमान के साथ मिलके उसके ऊपर अपनी जारादारी रखेंगे। बेशक टैक्स ना लें, लेकिन अपनी सॉवरेंटी उसके ऊपर रखेंगे वो। बिल्कुल ठीक है इमरान अली साहब, बहुत शुक्रिया, बहुत ज़बरदस्त तजज़िया आपने पेश किया। और नाज़रीन, मुज़ाकरात की मेज़ से जंग के मैदान तक खुफिया कारी सबसे बड़ा हथियार है। स्पाई वॉर की अगर हम बात करें तो उसमें इसराइल के खिलाफ ईरान की नई मुहिम जोई पर बात करेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद। आप साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन। इसराइल ने अपनी एयरफोर्स के 2 एहलकारों को ईरान के लिए जासूसी के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके उन पर फर्दे जुर्म आयद कर दिए। एहलकारों पर इल्ज़ाम है कि कुछ अर्सा पहले उन्होंने ईरानी हैंडलर को F-15 से मुतालिक मालूमात फ्राहम की थी और फिर कुछ ही दिनों में ईरान ने अमेरिका के F-15 को कामयाबी से हदफ भी बनाया। नाज़रीन, ये बहुत ख़ास है कि अमरीकी थिंक टैंक फाउंडेशन फॉर डिफेंस ऑफ डेमोक्रेसीज ने ईरान के पासदारान इनकलाब की इसराइल के अंदर बढ़ती जासूसी सरगर्मियों पर तशवीश जाहिर की है। थिंक टैंक के मुताबिक इसराइल के लिए असल खतरा वो हैरान कुन नेटवर्क है जो कि ईरान इसराइली फ़ौज और ब्यूरोक्रेसी में कामयाबी से बना चुका है और पेट हम सरप्राइज की मदद से इसराइल के फौजी नेटवर्क को अंदर ही अंदर नुकसान भी पहुंचा रहा है। इस पर मज़ीद डिटेल से गुफ्तगू करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं कर्नल आबिद लतीफ़ साहब। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आबिद साहब, किस तरह से देखते हैं, अगर हम खलीज के हालिया मंजरनामे की बात करें तो उसमें ईरान पहली बार इसराइल के खिलाफ स्पाई वॉर के मैदान में उतरा है, जिसका इंकशाफ अमरीकी थिंक टैंक कर रहा है। क्या ईरान इसराइल के मौसर जासूसी निज़ाम को शिकस्त देकर अहदाफ हासिल कर सकेगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, बहुत शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। जी बिल्कुल, ईरान देखिए अब जिस तरह का वॉरफेयर है और जिस तरह का ईरान पे हमले किए जाते हैं, जिसमें आपको याद होगा कि वो सिंटेक्स एक वायरस के थ्रू ईरान की सेंट्रीफ्यूज को भी कुछ अर्सा पहले अटैक किया गया था। फिर ईरान के ऊपर जो ह्यूमन इंटेलिजेंस और सैटेलाइट इंटेलिजेंस के थ्रू भी लोगों को मॉनिटर किया जाता है और टारगेट किलिंग की जाती है। तो ज़ाहिर अब ईरान भी उसी स्फेयर में भी अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा रहा है और ईरान भी उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए अपने जो नेटवर्क है ना सिर्फ उनको तश्कील दे रहा है, बल्कि उसको अपनी इंटेलिजेंस एजेंसीज को एक मॉडर्न तरीके से रीऑर्गेनाइज भी कर रहा है। ये ईरान ने अच्छा ये कि जो मिडल ईस्ट है या जो गल्फ स्टेट है उसमें भी काफ़ी सारे रिसोर्स क्रिएट किए हैं और अब वो यही जो रिसोर्सेज हैं वो बियॉन्ड जो उसका एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस है
उसके इर्द गिर्द भी ये क्रिएट कर रहा है। तो आई थिंक कि ज़ाहिर है एक वॉरफेयर है और एक वॉरफेयर का नई जहद है, एक नई डोमेन्स हैं, उनको ईरान भी अडॉप्ट कर रहा है। और ये इसलिए भी जी बहुत ज़्यादा होता हुआ नजर आ रहा है कि ईरान का जो कॉपरेशन है चाइना के साथ इन टर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन गैदरिंग, इन टर्म्स ऑफ सैटेलाइट इंफॉर्मेशन और अदर मॉडर्न वॉरफेयर, तो ईरान उसको भी अडॉप्ट कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, चाइना के साथ जो ताल्लुकात हैं ज़ाहिर उनका रिजल्ट तो कुछ आना था। कर्नल साहब ये भी फरमाएगा कि एक वॉर एनालिस्ट मशरिक़ वस्ता के जंगी पस मंज़र में एक खुली जंग के मुकाबले में खुफिया जंग को कितना मौसर और कितना मुखलिक समझता है आपके अकॉर्डिंग? जी देखिए, जंग हमेशा से एक डिक्लेयर्ड होती है जिसको ओवर्ट कहते हैं आप, और ओवर्ट जंग जो है वो 90% ऑफ द टाइम नहीं लड़ी जाती। इट इज ओनली 10% ऑफ द सिचुएशन जिसमें आप ओवर्ट यानी खुल के जंग लड़ते हैं, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम 90% आप ओवर्ट वॉर लड़ते हैं। और जो ओवर्ट वॉर है वो इंटेलिजेंस ऑपरेशंस के ऊपर, वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग, वो टेक्नोलॉजिकल लीप, फिर दुश्मन का ये देखना कि दुश्मन क्या कर रहा है, फिर डिफरेंट जगहों पे लोगों को रिक्रूट करना, और जो भी इंटेलिजेंस का एक तरीकाकार होता है जी, उस तरीके से अपने एजेंट्स बिल्ड करना, नेटवर्क्स बिल्ड करना, और फिर जो आपके जो दुश्मन मुल्क है उसके गिर्द रिंग ऑफ अलायंस क्रिएट करना, चाहे वो उनकी इंटेलिजेंस एजेंसीज के थ्रू हो, चाहे वो हार्डकोर मिलिट्री के थ्रू हो, या और कॉरपोरेशंस या टेक्निकल जो सेटअप्स होते हैं उनके थ्रू हो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है जी, और यही वॉरफेयर है। और फिर इसके साथ साथ काइनेटिक वॉरफेयर के साथ साथ इंफॉर्मेशन वॉरफेयर और कॉग्निटिव वॉरफेयर भी की जाती है। और जो कॉग्निटिव वॉरफेयर है वो दुश्मन मुल्क की सोसाइटी को टारगेट किया जाता है, सोसाइटी उसका टारगेट होती है, सोसाइटी को मोल्ड किया जाता है, सोसाइटी को ऐसे मूव किया जाता है कि उसकी परसेप्शन चेंज की जाए। तो आजकल जो सबसे ज्यादा इफेक्टिव तरीकाकार है वो कॉग्निटिव वॉरफेयर का है, जिसके अंदर उनके जो नॉर्म्स हैं, उनका जो कल्चर है उसको स्टडी किया जाता है, और उसको वॉरफेयर का हिस्सा समझते हुए एक डोमेन डिक्लेयर करके उस पर भी काम किया जाता है। बिल्कुल ठीक है, यानी कल्चर को भी इसके थ्रू टारगेट बनाया जाता है। कर्नल साहब ये भी फरमाएगा, इसराइली एयरफोर्स की जब हम बात करते हैं तो उसमें ईरानी जासूसों की मौजूदगी, और इसराइल में एक वसी ईरानी नेटवर्क की निशानदही भी हम करते हैं, इससे हो रही है। मोसाद की अगर हम बात करें तो मोसाद के मौसर नेटवर्क के मुकाबले में पाकिस्तानी इनकलाब की कामयाबी के इम्कानात आपको क्या दिखाई दे रहे हैं? जी देखें, क्योंकि ये अभी तो वन वे ये सारा कुछ होता था। इसराइल के हमें पता चलता था कि जो इंटेलिजेंस नेटवर्क है वो इफेक्टिव है, जो उनकी लीडरशिप है ईरान की, चाहे वो रिलीजियस लीडरशिप हो, पॉलिटिकल लीडरशिप हो, उस पर निशाना बनाया जाता था। उनकी लोकेशंस पता होती थी, उनके पैटर्न्स पता होते थे, उनके दोस्त, उनके नेटवर्क, उनका जो सारा उनका पूरा अवतार क्रिएट करके वो उनको टारगेट करते थे। उनका डिजिटल अवतार के, उनकी हैबिट्स क्या हैं, कहाँ वो जाते हैं, किससे मिलते हैं, क्या वो गूगल पे देखते हैं, क्या वो नेट पे देखते हैं, तो एक पैटर्न बना के उनको किया जाता। लेकिन मैंने जैसे आपसे कहा ना कि नाउ देयर इज अ चेंज सिंस अबाउट 2-3 years। अच्छा, ये हुआ कैसे ईरान में? जब ईरान में बहुत सारे डाटा सेंटर बनना शुरू हुए जी, क्योंकि ईरान में आपको याद होगा आज से कुछ साल पहले बिजली सरप्लस थी। फिर अब वो खैर इतनी सरप्लस नहीं है, लेकिन बिजली सरप्लस थी बिकॉज ऑफ द अवेलेबिलिटी ऑफ हाइड्रोकार्बन और क्रूड ऑयल, और वो ईरान के ऊपर सैंक्शंस थी, वो बहुत ज्यादा बाहर बेच नहीं सकता था, तो उसने उसको डाइवर्ट किया बिजली की तरफ, और बहुत सारे बिजली के कारखाने और वो सारी चीजें, IPPs एंड और इस तरह की चीजें लगी। तो वो बहुत सारे डाटा सेंटर बने। अब वो डाटा सेंटर जो हैं वो इस नए सिस्टम्स के साथ लिंक हैं, इसीलिए ईरान के अंदर जो आप देखें जो लिटरेसी रेट है वो बहुत बढ़ गया। अच्छा, ईरान के अंदर एक बहुत स्ट्रेंज फिनोमेना जी, ईरान के अंदर जो लिटरेसी रेट है वो 2 फील्ड्स में बढ़ा है। एक तो अगर आप टेक्निकली कहें तो वो जाहिर है इंजीनियर्स, डॉक्टर्स तो हैं ही हैं, लेकिन उसके साथ सोशल साइंटिस्ट बहुत पिछले 15 सालों में लोगों ने सोशल साइंसेस में बहुत पढ़ा, इंटरनेशनल रिलेशंस, इंटरनेशनल स्ट्रेटेजी, जियो पॉलिटिक्स, इस तरह के सब्जेक्ट जो हैं। और उसके साथ साथ IT जो है उसके अंदर लोगों ने बहुत जो है वो, क्योंकि इंस्टीट्यूशन है, और अब इस वक्त जो लिटरेसी रेट है इट इज क्रॉसिंग 90%। तो वो सारी चीजें अब क्योंकि वेरविदाल आ गया है, उस तरह के डाटा सेंटर हैं, उस तरह की चीजें हैं, आप लिंक कर सकते हैं। अब आपको चाइनीज सैटेलाइट्स की भी हेल्प मिल रही है, आपकी सर्वेलेंस बढ़ गई है, आपका ISR के अंदर भी जिसको हम कहते हैं इंटेलिजेंस, सर्वेलेंस एंड रिकॉनेसेंस, उस वाला सेगमेंट भी अब आपकी उसके अंदर ऐड हो रहा है। तो उसकी वजह से अब ये इन्वर्स हो गया जी। अब वरना अदरवाइज आज से 10 साल 15 साल पहले आप नहीं सोच सकते थे कि ईरान के जो नेटवर्क्स हैं वो इसराइल में काम करेंगे, या उसके साथ एस्पेनाइज करेंगे, या वहाँ से डाटा इकट्ठा करेंगे।
तो अब ये इट्स अ लीप चेंज। बिल्कुल ठीक है, यानी इतना एक्सपेक्टेड 10 साल पहले नहीं किया जा रहा था, लेकिन अब वो सब चीज़ें मंजर में सामने आकर क्लियर हो चुकी हैं। कर्नल साहब, ये भी कहिएगा, ईरानी ऑपरेशंस की जब हम बात करते हैं तो क्या वो ऑपरेशंस ये निशानदेही कर रहे हैं अब कि ईरान कासिम सुलेमानी और इस्माइल हनिया समेत एटमी साइंसदानों की टारगेट किलिंग जो हुई है उसका बदला तल अबीब की फौजी हेडक्वार्टर्स में लेगा? जी देखिए, ये तो मैं और आप नहीं कह सकते कि उसका बदला वो कैसे लेगा, क्या उनका पैटर्न है, क्या करेगा, लेकिन ये जरूर है, देखिए वो एक नेशनलिस्ट कौम है और वो ऐसी जो नेशनलिस्ट कौमें हैं वो अपने हीरोज को याद रखती हैं, अपने हीरोज को वैल्यू करती हैं और उनके साथ वो जो कुछ अगर खुदा न खास्ता कुछ बुरा हुआ हो तो उसको भी याद रखती हैं। तो वो तो एज अ हीरो आज भी उनकी ईरान के कॉन्साइंस में, नेशनल कॉन्साइंस में जिंदा हैं। अब वो क्या करते हैं, दो तरीके हो सकते हैं जी बदला लेने के, या तो वो अपने आप को टेक्नोलॉजिकली उस लेवल पे ले जाएं कि दोबारा कोई जरूरत ना कर सके, या फिर कोई खुदा ना खास्ता टारगेट किलिंग वगैरह करे। तो मुझे नहीं लगता कि ईरान जो है वो बेयरली टारगेट किलिंग के वेक्टर पे चल रहा है। ईरान उससे ब्रॉडर वेक्टर पे चल रहा है जी। ईरान अपने आप को टेक्नोलॉजिकली लीप लेना चाहता है और वो बदला, मेरा ख्याल है जितनी कुर्बानियां दी हैं उसका बदला वो टेक्नोलॉजिकली एक टियर लेवल पे इजराइल के आके लेगा। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, जब हम बात करते हैं किसी भी जंग की तो हथियारों के साथ तो जंग होती है, लेकिन साइबर अटैक भी बहुत खुसूसी अहमियत रखते हैं। ईरान का जो साइबर अटैक विंग है वो काफ़ी मौसर समझा जा रहा है, जिसकी मिसाल वो मखसूस वेबसाइट भी है जो इसराइली फौजियों को भर्ती करी है, लेकिन पीछे अपनी शनाख्त भी नहीं छोड़ रही। तो क्या ईरान साइबर वॉर में इसराइल के खिलाफ एक बड़ा चैलेंज बनकर सामने आ सकता है आने वाले दिनों में? जी बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि देखें साइबर वॉर तो ये टू वे होती है ना कि अगर ईरान की तो साइबर यूनिट, इजराइल की साइबर यूनिट्स हैं, इजराइल की 1180, आई एम नॉट, मैं कुछ मिक्स नहीं कर रहा हूँ, तो इस तरह की 3-4 नंबर्स हैं जो कि पूरे ब्रिगेड हैं जो इस पे काम करते हैं। हाँ जी। तो डेफिनेटली उनको काउंटर करने के लिए, जब मैंने आपसे कहा कि जब आपने किसी को एनिमी समझ लिया, उसने एनिमी बन के दिखा दिया, आपने उससे कॉन्फ्लिक्ट हो गया और तो फिर प्रोसेस तो शुरू हो गया। अब आप जिन एरियाज में आपको वो हिट कर रहा है उनमें आप अब जवाब देंगे। तो अब ईरान इसीलिए जो अब ईरान की के अंदर जो अब वेयर विदाल आ गया है, जो उसके पास टेक्नोलॉजी आ गई है, उसके पास डाटा सेंटर्स हैं, उसके पास वो स्किल्ड मैन पावर आ गई है और उसके पास विल है और फिर उसको थ्रेट भी है। तो ये जब सारी चीजें आप देखें, जिसको हम कोरिलेट्स ऑफ वॉर कहते हैं, जब आप इन कोरिलेट्स ऑफ वॉर में इन सारी चीजों को डालें तो इट इज ऑब्वियस कि ईरान भी अब अपने साइबर फोर्स बनाएगा, अगर अभी तक उसने नहीं बनाई, और वो काउंटर करेगा। जो काउंटर करने के लिए उसका जो पहला जो है जिसको उसने काउंटर करना है जी वो इजराइली है, क्योंकि वो इस पूरे रीजन में उसको सेट कर रहा है, डिफरेंट जगहों पे सेट कर रहा है। फिर जो इजराइल है वो, क्योंकि वो तो एक रिंग्स ऑफ इन्फ्लुएंस में काम करता है, तो वो खाली ये नहीं देखता कि उसका जो टारगेट कंट्री है उसको उसने हिट करना है, बल्कि जो उसके टारगेट कंट्री के फ्रेंड्स होते हैं, फिर जो टारगेट कंट्री की फ्रेंड्स के साथ जो दोस्ती होती है उसको भी हिट करता है। हाँ, तो ये सारी चीजें ईरान, इसीलिए आपने देखा कि ईरान ने अब बड़े अरसे के बाद अपने उससे निकल के बाहर वो मुल्कों को कांटेक्ट कर रहा है, वो ओमान को कांटेक्ट कर रहा है, पाकिस्तान को कांटेक्ट कर रहा है, चाइना के पास जा रहा है, रशिया के पास जा रहा है। तो वो ताकि वो जो कम्युनिकेशन है, 1-to-1 कम्युनिकेशन वो रहे, वो कंटिन्यू रहे, ताकि ये जो देखें जब भी साइबर अटैक होता है या डिसइंफॉर्मेशन का अटैक होता है तो वो सारे का सारा जो है साइबर तो डिसरप्शन पैदा करता है आपके नेटवर्क्स के अंदर, आपके सिस्टम के अंदर, और जो डिसइंफॉर्मेशन है वो उनके अंदर क्योस पैदा करती है झूठ के थ्रू। तो इसका हल यही है कि जब आपकी 1-to-1 रिलेशन अच्छे हों और आप फौरन फैक्ट को प्रोजेक्ट कर सकें। तो ईरान आई थिंक डिप्लोमेसी में उसी ट्रैक पे चल पड़ा है। बिल्कुल ठीक है कर्नल साहब, लास्टली मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या वाकई ऐसा है कि ईरान के हाथों अमरीकी F-15 की तबाही की वजह इसराइली एयर टेक्नीशियन से मिलने वाली मालूमात के सबब मुमकिन हुई है? जी ये अब कुछ नहीं कहा जा सकता कि ऐसा है, लेकिन ये हो भी सकता है, बिकॉज जो टेक्नीशियन है, देखिए हर एयरक्राफ्ट की एक टेक्नोलॉजी होती है, उसके ऑपरेटिंग कोड होता है, उसका मैनुअल होता है, फिर उसके टेक्नीशियंस होते हैं, और हर एक को एक्चुअली टेक्नीशियंस को पूरी बात नहीं पता होती, ऑपरेटिंग कोड वालों को पूरी जो उसकी जो एरोनॉटिकल एस्पेक्ट है, एवोनिक्स एस्पेक्ट है, वो नहीं पता होता। तो आई थिंक ये बहुत एक एफर्ट होती है जो करके आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा देखें आप टेक्नोलॉजी दूसरी साइड पे भी बहुत चली गई है, आप इसको पता हुए बगैर भी जहाज को आप टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि जो प्रिंसिपल्स ऑफ फ्लाइंग है अगर आप उसको काउंटर कर लें तो आपको इन सारी चीजों के पता होने की जरूरत नहीं है। इफ यू
काउंटर के जहाज को पता ना चले कि आप कब आ रहे हैं, कहाँ आ रहे हैं, उसको आप ब्लाइंड कर दें, उसकी आप कम्युनिकेशन जो है उसको जैम कर दें, उसके अंदर स्पूफिंग के थ्रू उसके जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स हैं उनको जैम कर दें, तो फिर जहाज तो सिटिंग डक बन जाता है। तो उसके लिए ये पूरी चेन को भी आपको पता होने की जरूरत नहीं है। तो ये टेक्नोलॉजी आपको पता है कि ये आ चुकी हुई है, ये किसके पास है, कैसे है। अगर ये ईरान ने भी इसको कहीं एक्सपेरिमेंट कर लिया है या कर रहा है तो डेफिनेटली वो भी ये कर सकता है। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया। कर्नल आबिद लतीफ़ साहब हमारे साथ मौजूद थे, बहुत ही शानदार तजज़िया पेश किया। ईरान ने दुनिया के कुछ खामोश मुल्कों को वो कौन सी नई स्ट्रेटेजिक अप्रोच दी है जो उन्हें ताकत के खेल का खिलाड़ी बना रही है, ये आपको बताएंगे इस ब्रेक के बाद। नाज़रीन, प्रोग्राम में एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। आबनाए हुर्मुज़ जंग से पहले तक एक राज था जिसे ईरान ने नाकाबंदी की जंगी हिकमत अमली के जरिए अफशा किया है, और आज आबनाए हुर्मुज़ दुनिया का नेक पॉइंट बन चुका है जिसकी बंदिशाल में मईशत का सांस बंद कर सकती है। आबनाए हुर्मुज़ का कंट्रोल बिलाशुबा ईरान की स्ट्रेटेजिक बरतरी की सूरत देखा जा रहा है, और इसी तनाजुर में गुज़श्ता दिनों आबनाए मलाका की नाकाबंदी के खदशात भी सामने आए हैं। आबनाए मलाका जो कि मशरिकी बाईद के लिए बहरी तिजारती गुजरगाह है, दुनिया का 29% और चीन का 80% तेल यहीं से गुजरता है, इसीलिए ये चीन की शरक भी है और सबसे बड़ी कमजोरी भी, जिसे बंद कर दिया जाए तो चीनी मईशत का पहिया जाम हो जाएगा। चीन के वन बेल्ट एंड रोड मंसूबे सी पैक और गवादर पोर्ट ने आबनाए मलाका की इसी हसासियत के बतन से जन्म लिया है, इसीलिए चीन इसे मलाका डिलेमा कहता है। बात करेंगे आबनाए मलाका की अहमियत के पस मंजर में गवादर और सी पैक की अहमियत पर। साथ मौजूद है प्रोग्राम में हमारे बैन अल-अक़वामी तजियाकार हसन खान साहब और सिद्रा सदोज़ई साहबा। बहुत शुक्रिया आप दोनों के वक्त का। हसन साहब, सबसे पहले आपकी जानिब आना चाहूँगी। आबनाए हुर्मुज़ की जब हम बात करते हैं तो उस पर ईरान के कंट्रोल को जंगी तजियाकार तो यकीनन स्ट्रेटेजिक बर्तरी के तौर पर देखते हैं, लेकिन अगर एक डिप्लोमेटिक इनक्लेव में इसे देखा जाए तो आपके अकॉर्डिंग उसे कैसे देखा जाएगा? शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में जाहिर बात है ईरान ने जो है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को एज ए वेपन जो है यूज किया है, और अभी तक जो है कामयाबी के साथ इस वेपन को यूज किया है। और मेरे ख्याल में ये अमेरिका की बड़ी गलती थी कि वो उनके जहन में या वहम गुमान में भी नहीं था कि जब वो ईरान पे प्रेशर डालेंगे तो वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को क्लोज कर सकेंगे। लेकिन उसके बाद जब अमरीकियों ने पूरा जो है बहर अरब का मतलब यह है कि पूरा जो खलीज फारस जिसे कहते हैं उसका जब पूरा ये ब्लॉकेट किया है, तो मैं समझता हूँ कि अब ये ग्रेजुअली ईरान के लिए जो है ये मसला बनता जा रहा है। जितना मसला तूल पकड़ेगा तो ईरान जो है वो अंडर प्रेशर हो के आएगा। द रीजन इज कि इससे पहले तो मॉरली जो था, एक तो ईरान को ये एज हासिल थी कि जो अमेरिका और इजराइल ने 27-28 फरवरी को जो हमला किया और उसके बाद जो सूरत हाल आई, तो एक सिंपथीज थी, इंटरनेशनल सिंपथीज ईरान के साथ थी। और जब पाकिस्तान ने बड़ी मेरे ख्याल में जुर्रतमंदाना इक़दाम उठाया और एज ए फैसिलिटेटर, इनिशियली एज ए फैसिलिटेटर जो है अपनी खिदमात ऑफर की और दोनों को कन्विंस किया, और आपको पता है उसके बाद 10 अप्रैल को जो है ये जंगबंदी भी हो गई। तो एक बहुत बड़ा कदम था। अब एक्सपेक्टेशन दुनिया की यही थी, क्योंकि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ की क्लोजर थी, इससे इस जंग की अहमियत बहुत ज्यादा बढ़ गई, क्योंकि हर घर का, हर खित्ते का चूल्हा जो है इससे मुतासिर होने लगा और हर फैमिली जो है इससे मुतासिर होने लगी। तो अब मसला यह है कि जब आप देख रहे हैं कि अमेरिका की तरफ से मुसलसल ईरान को, अभी कल भी जिस तरह प्रेसिडेंट ट्रंप ने कहा था कि जब वो जिस वक्त चाहे हम अपनी टीम जो है वो भेजेंगे। मेरे ख्याल में इस वक्त ईरान थोड़ा सा जो है ओवर स्ट्रेच कर रहा है, और ये तासुर जो है इसको मजीद कोशिश कर रहा है कि ये पक्का हो जाए कि अमेरिका शिकस्त खा चुका है, और ये जो बातचीत या जो मुज़ाकरात या जो मुआहिदा होगा वो अमेरिका चाह रहा है और ईरान के टर्म्स एंड कंडीशन पे होगा, ताकि अपने आप को जो है वो विक्टोरियस वो जो है वो मनवाए। तो ये एक मसला है, और मेरे ख्याल में ग्रेजुअल अगर ये लंबा होता जाएगा तो ईरान मॉरल स्टैंडिंग भी उसकी कमजोर होती जाएगी और साथ साथ उसकी मईशत भी मजीद कमजोर हो सकती है। ठीक है, मईशत पर असर पड़ सकता है इसका। हसन साहब, आपकी जानिब दोबारा आऊँगी, लेकिन सिद्रा सदोज़ई साहिबा आपकी जानिब अभी बढ़ना चाहूँगी। जब हम चीन की बात करते हैं तो चीन को हमेशा से आबनाए मलाका की इलाकाई हसासियत का एहसास रहा है। चीन आबनाए मलाका की बंदिश की खबरों को कैसे देख रहा है आपके अकॉर्डिंग, और क्या रद्द-ए-अमल की तवक्को की जा रही है इस वक्त चीन से? आबनाए मलाका की जो इस वक्त
स्ट्रेटेजिक हैसियत है उसको समझना बहुत जरूरी है। ये एक शॉर्टेस्ट रास्ता है हाँ जी। जो अफ्रीका को, यूरोप को, चाइना को, मिडिल ईस्ट को, सॉरी अफ्रीका, यूरोप, मिडिल ईस्ट, इनको कनेक्ट करता है किसके साथ? एशिया के साथ। तो एक शॉर्टेस्ट रास्ता जिसको अगर बंद कर दिया जाता है तो अगेन इसके माशी असरात चीन पर भी पड़ेंगे। ऑन द अदर हैंड, आपने अपने इंट्रोडक्शन में रोड एंड बेल्ट इनिशिएटिव का भी जिक्र किया था और गवादर का भी जिक्र किया था। तो उसके अल्टरनेटिव के तौर पे फार साइटेड होते हुए चीन ने वो कहते हैं ना कि सैलाब आने से पहले बंद बांध देना, तो चीन ने सैलाब आने के ही खदशे से एक जो है वो गवादर पोर्ट, सी पैक और जो आपके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसके अकॉर्डिंग बंद बांधना शुरू कर दिए थे। पाकिस्तान इज वेरी ब्लेस्ड कि पाकिस्तान की जो जियोपॉलिटिकल एक डेमोग्राफी है वो ये है कि बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एक सबसे जरखेज और एक ऐसा इलाका है कि जिसको हम खुद सोने की चिड़िया कह सकते हैं, कि जहाँ पे आपके पास सेंडेक भी मौजूद है, आपके पास रिकोडिक भी मौजूद है, आपके पास जो है वो सी पैक भी मौजूद है, आपके पास गवादर भी मौजूद है, और अपार्ट फ्रॉम दैट आपके पास बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव्स भी मौजूद है कि जहाँ पे काम भी इस वक्त जबरदस्त तरीके से चल रहा है। मैं खुद अभी तकरीबन 3 हफ्ते पहले उन साइट्स को विजिट करके आई हूँ। तो सिमिलरली चाइना का इंटरेस्ट जो इस वक्त हमारे मुल्क में एक इकोनॉमिक इंटरेस्ट है, वो चाइना की एक अपनी भी मजबूरी कह लें, उसको कमजोरी कह लें, कि आप ये देखिए कि चाइना का जो बेसिक इकोनॉमी है दैट इज रिलाइंग ऑन द ट्रेड, कि चाइना की प्रोडक्ट आपको दुनिया में हर जगह मौजूद नजर आती हैं। फिर उसके बाद जहाँ हम तेल के पैसेज की बात करते हैं तो अबनाए मलाका इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट पैसेज फॉर चाइना एंड फॉर द होल एशिया, कि जो आपको डायरेक्टली इन अ वेरी शॉर्टेस्ट पाथवे कनेक्ट कर रहा है अफ्रीका के साथ, यूरोप के साथ और मिडिल ईस्ट के साथ। बिल्कुल ठीक, सही सिद्रा साहब, आपका पॉइंट आ गया। और अबनाए मलाका यकीनी तौर पर चीन के अलावा भी जो दीगर ममालिक है उनके लिए बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल है। हसन साहब ये फरमाइएगा, अबनाए हुर्मुज़ पर ईरान का जो कंट्रोल एक उभर कर सामने आया है, कुछ खामोश मुल्कों के लिए ताकत और बर्तरी का नया ट्रेंड भी सेट हो चुका है, इसे इन्हें आलमी सियासत का हम खिलाड़ी बना सकता है ये सब जो चल रहा है ईरान को? क्या लगता है आपको? मेरे ख्याल में ईरान ने तो एक अपने आप को साबित कर दिया कि वो तो प्रोबीट ना हुआ, मतलब है कि जो जायंट इजराइल और अमेरिका की तरफ से जो धमकियां थी, जो दबाव था, उसको उसने डाइजेस्ट कर दिया, नंबर 1। दूसरा ये है कि पहले दिन 48 आवर्स में उसके जो नुकसान हुआ था, मतलब आप इससे अंदाजा लगाए तकरीबन 12 अरब डॉलर की जो है आपको मतलब लीथल मशीन्स का इस्तेमाल हुआ था और ऑलमोस्ट थाउजेंड्स ऑफ साइट्स को जो हैक किया गया था और उनकी लीडरशिप को भी हैक किया गया था। और ये भी खबरें आ रही थी कि बाकी लीडरशिप भी उसकी जो है वो महफूज नहीं है। इसके बावजूद ईरान जो है वो विथस्टूड कर गया इस पूरी प्रेशर को, और साथ ही काउंटर के तौर पर ना सिर्फ अमेरिका के जो उनके जो अड्डे थे मिडिल ईस्ट में, खा वो बहरीन में थे, खा वो कतर में थे, यूएई में, सऊदी अरब में, कुवैत में, इराक में, उसने भी हमले किए। और साथ ही जो है ना फार अवे इस तरह इजराइल तक जो है उसने वहां पे भी अटैक्स कर दिए। तो एक तो इजराइल का मिथ तोड़ा कि ये इंडिस्पेंसिबल है, दूसरा ये है कि जायंट जो अमरीकी इजराइल का जो एयर पावर था और जो मतलब है कि उसका जो एक तो उसको विथस्टैंड कर दिया, उसका मुकाबला किया, साथ ही जो है उनकी जो डिफेंस सिस्टम थी, कभी हमें ये बताया जा रहा था कि ये गोल्डन स्लिंग है, डेविड एरो है और आयरन डोम है, अजीब अजीब नाम जो है हम सुनते आ रहे थे और हम कन्विंस थे कि ये ऐसी चीजें हैं कि इसको पेनिट्रेट करना जो है ईरान तो बिल्कुल नहीं कर सकता, बाकी ममालिक के लिए भी मुश्किल होगा। एक तो ईरान ने वो मिथ तोड़ दिया है, तो साइकोलॉजिकली इसमें कोई शक नहीं कि इससे ईरान को एक अपर वो हासिल हुआ। दूसरा ये है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को जो है इसको ब्लॉक करना, इसको बंद करना, क्योंकि ये सिर्फ अमेरिका नहीं, इंटरनेशनल आप देखिए जापान का तकरीबन 60 to 80% यहाँ से होता है, चीन का, इंडिया का, एशिया का, मतलब है कि यूरोप तक का जो है। और ना सिर्फ यह है कि तेल की सप्लाई, यहाँ से गैस की सप्लाई, हीलियम की सप्लाई और जो खाद है, यूरिया खाद, उनकी सप्लाई, दीगर गैसेस मटेरियल की सप्लाई, इसी तरह फूड की सप्लाई। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था ईरान का और उसने लेके गया। और साथ ही ईरान ने ना सिर्फ सऊदीज में, यूएई में, कतर में, बहरीन में, कुवैत में उसने अमरीकी अड्डों को भी टारगेट कर दिया। तो इससे तो उसने अपने आप को, ईरान ने अपने आप को एस्टैब्लिश किया
कि वो इस खित्ते का एक मजबूत ताकत है। ठीक है, फाइनेंशियली वो कमजोर है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं। दूसरा ये कि ईरान की लोकेशन अगर आप देखें तो वो साउथ एशिया एंड सेंट्रल एशिया को साउथ एशिया और वेस्ट एशिया को लिंक करता है। एक साइड पे वो साउथ एशिया ईरान पाकिस्तान के साथ उसकी बॉर्डर लगती है, दूसरी साइड पे वो वेस्ट एशिया के साथ, जिस तरह ये जो खलीज फारस या जिसे खलीज अरब कहते हैं, और साथ ही अगर आप देखें सेंट्रल एशिया तुर्कमेनिस्तान के साथ भी उनके बॉर्डर लगते हैं। इसी तरह अगर आप देखें तो फिर तुर्की के साथ, तो मेरे ख्याल में इतनी एडवांटेजियस पोजीशन के साथ साथ उसकी लीडर्स की जो रेजिलियंस है और हुकूमत या उनके जो इदारे हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, मेरे ख्याल में मॉरल स्ट्रेंथ हम उससे ज्यादा कह सकते हैं। उससे ये साबित हो रहा है कि ईरान आइंदा के लिए अगर अब इस वक्त कामयाब हो गया, एक पीस एग्रीमेंट हो गया मौजूदा हालात में, तो ईरान को फिर जो है इस खित्ते में मेरे ख्याल में उसकी इज्जत भी बढ़ेगी और उसके साथ साथ उसकी जो अहमियत भी वो मजीद बढ़ेगी। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, इज्जत भी बढ़ेगी और ताकत का तवाज़ुन भी कहीं ना कहीं ईरान का पलड़ा उसमें अब भारी होता दिखाई दे रहा है। सिद्रा सदोज़ई साहिब, आप ये कहिएगा कि जब आप नाए हर्मुज़ की हम बंदिश के हवाले से चलने वाली खबरों की बात करते हैं तो आप क्या देख रहे हैं कि उसके बाद सी पैक और गवादर पोर्ट की बहाली का क्या इम्कान नजर आ रहा है? अब नाए हर्मुज़ जो है ना वो इस टाइम पे एक बोन ऑफ कंटेंशन बन चुका है अमेरिका की, उसके ऊपर बंदिश, क्योंकि आपको पता है कि ईरान की मंजूरी के बगैर कोई भी जहाज वहां से निकल नहीं सकता। और अब नाए हर्मुज़ जो है वो एक ऐसा मुद्दा है कि जिसके ऊपर मुज़ाकरात के जो मेन पॉइंट्स हैं, मुज़ाकरात के वो इस मुद्दे के ऊपर आके टिक जाते हैं। आपने जिस तरीके से देखा कि कल जो है वो हमारे पास अमेरिकी वफ्द ने आना था, लेकिन अब जो है वो ये कहा जा रहा है कि इतने घंटों का सफर करने के बजाय बेहतर है कि मामला फोन पे तय हो जाएं, जो एक स्टेटमेंट आई है डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से, और बजाय इसके कि 17 घंटे का सफर करके हमें कागज का टुकड़ा लेने जाएं, तो इससे बेहतर है कि हम वो सारी बातें फोन पे कर लें। तो अब नाए हर्मुज़ की बंदिश और इसके ऊपर, या अगर मैं टोल टैक्स की भी बात करूं, जैसे हम पैनामा लेक का एक प्रेसिडेंट हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है कि जहां पे फॉर सम टाइम पैनामा लेक के ऊपर भी टोल टैक्स को लगा दिया गया था। तो अब नाए हर्मुज़ की बंदिश या वहां पे एक जो इस वक्त अमेरिका अपनी चौधराहट जमा के बैठा हुआ है, वी ऑल नो कि अब नाए हर्मुज़ इज टोटली रिलेटेड टू ईरान, कि जहां पे ईरान की मंशा के बगैर आपने ये देखा कि एक भी जहाज को गुजरने की इजाजत नहीं दी गई। इनफैक्ट जो अभी हमने पिछले हफ्ते में देखा कि जो इंडियन जहाज थे उनको भी निशाना बनाया गया था। इस तमाम मूव्स के बाद मैं पर्सनली ये फील करती हूँ कि गवादर, सी पैक और गवादर पोर्ट की जो अहमियत है वो इस खित्ते में बहुत ज्यादा उभर के सामने आई है, कि जहां पे पाकिस्तान जो है उसको एक एज हासिल है कि एक बहुत ही प्राइम लोकेशन और प्राइम पोजीशन पे पाकिस्तान बैठा हुआ है, कि जहां पे ना सिर्फ हमारी इकोनॉमी को बूस्ट किया जा सकता है, बल्कि पाकिस्तान बीइंग अ नेशन, बीइंग अ कंट्री, अ स्टेट, पाकिस्तान एक बहुत सेफ पैसेज दे सकता है बाकी उन ममालिक को भी जिनके साथ पाकिस्तान जो है वो बहुत अच्छे टर्म्स पे मौजूद है, जैसा कि मैंने जिक्र किया चाइना। और ये एक ऐसी जो है वो सोने की चिड़िया पाकिस्तान के पास है गवादर बलूचिस्तान के अंदर, कि जिसको दिस इज द राइट टाइम एंड दिस इज द हाई टाइम कि जिसको आप उसको राइज करें, आप उसको जो है वो सामने लेके आए, ताकि इस वक्त जो कैओस की सिचुएशन है उससे निकला जा सके। पाकिस्तान ने जिस तरीके से डिप्लोमेटिक एंड के ऊपर अपनी भरपूर कामयाबी दिखाई है और पूरी दुनिया उसकी मोतरफ है, सिमिलरली अगर हम इस सूबे की डायनामिक्स को देखें या इस सूबे की जियोपॉलिटिकल हैसियत को देखें, तो इस टाइम पे ये एशिया के लिए एक सोने की चिड़िया साबित हो सकता है। बिल्कुल ठीक है सिद्रा साहब, और हम कह सकते हैं कि जो अहमियत है इस सूबे की विन विन सिचुएशन है पाकिस्तान के लिए। हसन साहब ये फरमाएगा, आप नाए हर्मुज़ पर ईरानी कंट्रोल के मुस्तकबिल में आप क्या देखने के जो खलीजी ममालिक हैं उन पर क्या असरात पड़ सकते हैं? क्या इससे आपको लगता है एक्सपोर्ट मुतासर हो सकती है, या आप नाए हर्मुज़ ईरान और अरब मुल्कों में बराह रास्त रवाबित का रास्ता खोल सकता है? क्या लगता है आप? देखिए मेरे ख्याल में मैं नहीं देख रहा हूँ कि दुनिया जो है इस पे राजी हो जाएगी कि अब नाए हर्मुज़ जो है एक ऐसा एक प्रेसिडेंट कायम किया जाए कि जिससे जो है ईरान इस पे टैक्स वसूल करे, यानी टोल टैक्स वसूल करे या इसको एज ए वेपन यूज करे। इस तरह तो फिर अगर ये जो जिस तरह आपने जिक्र किया स्टेट ऑफ मलाइका हो गया या ये सिंगापुर वाला, या ये यहाँ पे तो फिर भी तकरीबन 21 किलोमीटर के करीब जो है वो स्ट्रेट है, कुछ कहते हैं इससे ज्यादा है। वहां पे तो 3-4 किलोमीटर की स्ट्रेट है, वहां पे तो बिल्कुल उसका, यहाँ पे तो ईरान के वाटर्स का हिस्सा आ रहा है, लेकिन इतना
कुछ इंटरनेशनल भी है। वहां पे तो ऐसी दूसरे स्टेट्स हैं जहां पे ये बिल्कुल हो ही नहीं सकता। तो मेरे ख्याल में दुनिया कोशिश करेगी। अभी एक और मीटिंग भी कॉल की गई थी जो ब्रिटेन ने, उस मेरे ख्याल में उसकी लीडरशिप में वो यही देख रहे हैं कि इस मसले का हल जो है एक परमानेंट सोल्यूशन निकालेंगे। इस तरह अगर ये जो लॉ ऑफ द सीज जो है, कन्वेंशन लॉज ऑफ द सीज जो है, ये मेरे ख्याल में अगरचे ईरान इसका सिग्नेटरी नहीं है, बल्कि अमेरिका भी मेरे ख्याल में इसका सिग्नेटरी नहीं है, लेकिन कोई ऐसा हल निकालेंगे कि इस तरह जो है, अगर कल आज ईरान ने कहा कि वो 21 किलोमीटर के उस पे ओमान के साथ मिलके, ओमान तो खैर सिग्नेटरी है कन्वेंशन ऑन द लॉज ऑफ द सीज का, वो तो सिग्नेटरी है, लेकिन कल कोई और मुल्क जो है वो थोड़ा सा बियॉन्ड जाएगा उससे, वो कहता है कि चलो ठीक है, जिस तरह मैंने कहा सिंगापुर वगैरह में वहां पे तो 3-4 किलोमीटर के स्टेट्स है और वहां पे भी बहुत ज्यादा ट्रैफिक वहां पे होती है। तो मैं नहीं देख रहा हूं कि ईरान भी इसको सस्टेन करेगा, ताकि पूरी दुनिया जो है, क्योंकि इससे तो जिस तरह मैंने कहा कि अगर आप देखें जापान, पूरे एशिया, अफ्रीका, ये पूरे ममालिक, बल्कि यूरोप तक जो जितनी सप्लाई होती है, फिर वाया रेड सी या बहरे रोम के वास्ते जो रास्ते जो होती है, वो भी ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है, ज्यादा गल्फ के लिए जो ट्रैफिक होती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ ही यूज करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इसका कोई ना कोई हल निकाला जाएगा। अभी तो जो है सिचुएशन बहुत ज्यादा गर्म है और ईरान उसको एज ए वेपन यूज कर रहा है, लेकिन हाउ लॉन्ग ईरान सक्सीड करेगा कि इसको एज ए वेपन यूज करे, आई डोंट थिंक सो कि ये मसला इसी तरह ही रहेगा कि ये ईरान के टोटल कंट्रोल में रहे। बिल्कुल आपने दुरुस्त फरमाया। और जहाँ तक बात रही है भारत की और उसकी जो एक पहचान थी वो तो वाइप आउट हो ही चुकी है। पाकिस्तान ने इतने शानदार अंदाज में एक कलीदी किरदार अदा किया है सालिसी के लिए। ओवरऑल इस कशीदगी में बहुत शुक्रिया। हमारे साथ मौजूद थे हसन खान साहब और सिद्रा सदुसई साहिबा, आप दोनों। और नाज़रीन, आज के प्रोग्राम से इतना ही। अपनी मेज़बान फातिमा तो ज़हरा को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।